हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। और अब तक हमने कई सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं जिसमें आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को हम प्रॉपर नोट्स की हेल्प से फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं, जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नोट्स हैं वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को आप अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स इस वीडियो से कर ही सकते हैं। और जो नोट्स है वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे, क्योंकि प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड ये नोट्स हैं जिनको मैं अपनी क्लासेस में यूज करती हूँ। फॉर यू गाइज आई एम प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास, जिसमें आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में चाइल्डहुड कवर करके आए हैं, इफ यू रिमेंबर इट वेल। अगर आप पिछला वीडियो देख चुके हैं, हम एक एक स्टेजेस को एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज एडोलेसेंस की बात करेंगे, किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको आप पढ़ेंगे कि जो एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फील करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ये सारे कंफ्यूजन एज एन एडोलेसेंट्स हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि आप भी इसी फेज में गुजर रहे हैं, आप भी एक एडोलेसेंट हैं, अगर आप क्लास 11th में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो से रिलेट करने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि आप भी वो चीजें देख पाएंगे जो अपने अंदर आप महसूस करते हैं, राइट। चलिए पहले समझ लेते हैं कि एडोलेसेंस की जो एज होती है या फिर जो ये फेज होता है जिसको हम टीनेज भी कहते हैं। टीनेज कब स्टार्ट होती है? विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब बॉयज और गर्ल्स के बॉडी फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। अभी तक जैसा भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे वो सारी चीजें इस एज में होने लगती हैं। तो एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। चाइल्डहुड एक बचपन का फेज होता है जिसमें बच्चा फिजिकली ज्यादा ग्रो करता है, और अडल्टहुड एक वो फेज होता है जब जो पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा मेंटली ग्रो कर जाता है। तो इस फेज के बीच में एक बहुत ही स्टॉर्मिंग से सिचुएशन आती है, जिसको स्टैनले हॉल कहते भी हैं कि जो एडोलेसेंट का पीरियड होता है वो एक बहुत ज्यादा स्टॉर्मिंग फेज होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में। अ पीरियड दैट ब्रिंग्स समटाइम्स स्टिमुलस फिजिकल सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। अगर इस लाइन को ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ कहा गया है कि एडोलेसेंस बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड्स टू अडल्टहुड। अडल्टहुड तक हमें ये लेकर जाता है, यूजुअली स्पैनिंग द इयर्स बिटवीन 12 टू 20, जिसमें हम टीन एज कहते हैं ना। 13 से लेकर 19 का जो फेज होता है उसको टीन एज बोलते हैं। तो इसी फेज में आता है। एंड प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर्स, अ प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ मार्क्ड इंक्रीज इन सेक्स हार्मोन्स। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में ही, दोनों ही सेक्स में, दोनों ही जेंडर में हमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। और ऑफ कोर्स दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस साइकोलॉजिकली एज वेल। बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, तो शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि हर बार हम सारे ही डेवलपमेंट को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले फिजिकल डेवलपमेंट से शुरुआत करेंगे, जिसकी वजह से एडोलेसेंस का पीरियड सबसे ज्यादा मार्क्ड होता है। इंक्लूड्स अ ग्रोथ स्पोर्ट इन द बॉडी, फिल्स आउट वॉइस चेंजेस। मेल्स में वॉइस का चेंज होना देखा जाता है। अगर छोटे बच्चों में नोटिस करें तो गर्ल्स और बॉयज की आवाज में कोई खास फर्क नहीं लगता, लेकिन जब यहाँ पे फिजिकल चेंजेस आते हैं तो बॉयज में या मेल्स में वॉइस का चेंजेस सबसे बड़ा एक होता है। उसके अलावा सेक्स हार्मोन्स में इंक्रीज हो जाता है। मेल और फीमेल का ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होने लग जाती हैं, सच एज ब्रेस्ट इन फीमेल एंड बियर्ड्स इन मेल। फीमेल्स की बॉडी में और मेल की बॉडी में हमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस नजर आते हैं। गर्ल्स की फिजिकल चेंजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा मेंस्ट्रुएशन का फेज देखने को मिलता है, जो कि 11 से 14 के बीच के फेज में स्टार्ट हो जाता है। देयर आर 3 मेन फिजिकल चेंजेस जो कि एडोलेसेंस के साथ आते हैं। ऑफ कोर्स द अर्ली साइन ऑफ मैच्योरेशन, जिसे हम ग्रोथ स्पॉट भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, यानी ऑर्गन्स में चेंजेस आना जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप होने लगना जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट वो हमारी बॉडी के साइंस होते हैं, राइट। तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। बेसिकली प्यूबर्टी का आना किसी भी पर्सन के लाइफ में चाइल्डहुड के ठीक बाद उसके अंदर एडोलेसेंस की एज को लेकर आता है, टू बी वेरी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आते हैं। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चा जिस तरह से सोचता है एडोलेसेंट उस तरह से नहीं सोचते। इनके सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। धीरे धीरे अडल्ट की तरफ ये लोग बढ़ रहे होते हैं, तो चेंजेस उसी तरीके से कॉग्निटिव लेवल पे देखने को मिलते हैं। 3 मेन एरियाज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फर्स्ट, एडोलेसेंस डेवलप मोर एडवांस्ड रीजनिंग स्किल्स, और ज्यादा रीजनिंग स्किल्स फाइन होते चले जाते हैं। अभी तक जो थिंकिंग थी वो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आने लगती है, और इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू एक्सप्लोर अ फुल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज इनहेरेंट इन अ सिचुएशन। मतलब कोई भी बात जो है उसके पीछे की फैक्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वो जस्ट हाइपोथेटिकली नहीं सोचते और एक लॉजिकल थॉट प्रोसेसेस के साथ भी सोचना शुरू करते हैं। मतलब दे थिंक मोर एब्स्ट्रैक्टली, राइट।
सेकेंडली क्या होता है, एडोलसेंट डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली. एडोलसेंट मूव फ्रॉम बीइंग कॉन्क्रीट थिंकर्स हु थिंक ऑफ थिंग्स दैट दे हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद और नॉलेज अबाउट. मतलब आप उन्हें कोई भी ऐसी फेक बात बताएंगे, फेक स्टोरी बताएंगे, तो ऑफ कोर्स दे वुड नॉट बिलीव. दे विल गो टू द factual part of their story and then only they will believe about it. This allows adolescents to have the capacity to love, think about spirituality and participate in more advanced mathematics. बच्चे रीजनिंग की कैपेबिलिटी ज्यादा डेवलप कर पाते हैं. इसी उम्र के साथ आगे बढ़ते बढ़ते बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी इसी वजह से दे पाते हैं. यूथ हु रिमेन एट द लेवल ऑफ कॉन्क्रीट थिंकर्स फोकस लार्जली ऑन फिजिकली प्रेजेंट और रियल ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो रियलिटी पे ज्यादा वर्क करते हैं, रियलिटी पे ज्यादा सोचते हैं. इस टाइम पर तीसरी बात अगर हम करें तो नए टाइप का ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है. अभी हमने लास्ट वीडियो में ईगोसेंट्रिज्म को समझा था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमसे जुड़ी हुई हो उनके बारे में सोचना. ईगोसेंट्रिज्म एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो जनरली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है कि बच्चा किसी भी बात को बता रहा है, कोई भी स्टोरी को क्रिएट कर रहा है, तो वो सब चीजें उससे कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी. उसने कहीं ना कहीं वो चीजें लाइफ में पहले देखी होंगी या अंडरस्टैंड की होंगी या फील की होंगी या एटलीस्ट नोटिस की होंगी, तभी वो चीजों को बता पाता है. लेकिन जब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म किस तरह से डेवलप होता है, एक इमेजिनरी ऑडियंस की फॉर्म में, और दूसरा पर्सनल फेबल. क्या होते हैं ये दोनों टर्म्स, इनको पहले डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है. इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब होता है कि अब एडोलेसेंट्स की वो टेंडेंसी डेवलप होने लगती है कि उन्हें ये पता है कि लोग उन्हें देख रहे हैं और इवेलुएट कर रहे हैं. Like if they are making a video for some reason, for anything, so they would know कि this video will be seen later, तो people are noticing us. इसके अलावा physical presence में भी if they are speaking something on mic, they will believe that the whole crowd is watching me, they can see me, right? उसके अलावा पर्सनल फेबल क्या होता है, दिस रेफर्स टू द बिलीव दैट द सेल्फ इज यूनिक, इनवल्नरेबल एंड ओमनीपोटेंट. मतलब जो अब वो अपने आप को इतना यूनिक मानते हैं, उनकी सेल्फ एस्टिमेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है उस टाइम पर, या फिर सेल्फ एस्टिमेशन डेवलप हो जाती है, ये कह सकते हैं कि पर्सनल फेबल के टाइम पे बच्चे को ये लगता है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो फील दैट वी आर समबडी, मतलब दे हैव अ यूनिकनेस इन देमसेल्फ व्हिच दे बिलीव अबाउट, राइट. नाउ कमिंग टू द सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इस टाइम पर हम देखते हैं कि बच्चों के बहुत पीयर्स होते हैं. स्कूल में अगर हम देखें तो हमें बच्चों के अंदर बहुत सारे पीयर्स देखने को मिलते हैं. उनका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा होता चला जाता है, जो कि नॉर्मली बच्चों, छोटे बच्चों के साथ जो था कंपैरेटिवली वो उतना नहीं था. इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स होना और उनके भी मल्टीपल फ्रेंड्स होना, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है. तो एरिक एरिक्सन ये कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस रिक्वायर सॉल्विंग द मेजर चैलेंजेस ऑफ ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन. टू रिजॉल्व दिस लाइफ क्राइसिस, adolescent must form an ego identity, a strong sense of who I am and what I stand for. यहाँ पे बच्चों के अंदर रोल डिफ्यूजन को वो सफर करते हैं, मतलब एक्टिविटी से एक्टिविटी बहुत कुछ करना चाहते हैं. दे आर सो हाई ऑन एनर्जी दैट दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. और किसी भी एडोलेसेंट को देखिए, टीनेजर को, बच्चों को देखिए, तो दे विल ऑलवेज बी अप फॉर डूइंग समथिंग. इफ यू विल आस्क देम डू यू वांट टू डू इट, दे विल ऑलवेज बी अप फॉर इट, राइट. तो इस तरीके से सोशल डेवलपमेंट होता है दैट दे want to have a huge circle. बहुत कम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं. इंट्रोवर्ट का फेज जो होता है सोशल डेवलपमेंट के फेज में कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बच्चे एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं. आइडेंटिटी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेंट्रल टास्क ऑफ एडोलेसेंस, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आइडेंटिटी डेवलपमेंट अकर्स थ्रू आउट वंस लाइफ टाइम. आइडेंटिटी का डेवलपमेंट को ही होकर रुक नहीं जाता है कि नाउ आई हैव बिलीव दैट आई हैव बिकम दिस एंड नाउ आई वुड नॉट बिकम एनीथिंग एल्स, राइट. दिस डज नॉट हैपन. तो वैसे तो जो पर्सन की लाइफ टाइम में चलता है, लेकिन ये वो टाइम, फर्स्ट टाइम होता है जब बच्चे या फिर हम कह सकते हैं एडोलेसेंट्स इस बारे में सोचना शुरू करते हैं और वो समझते हैं कि ये चीजें हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं. द वे आई एम रिफ्लेक्टिंग माई सेल्फ इन अ क्राउड, द वे आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन अ क्लास और इन अ ग्रुप और समवेयर is something by which I will be known later. So this is the thing they realize कि adolescence में we are much more self-conscious about our changing identities than at any other stage in our lives. ये जो बात लिखी है काफी ट्रू है कि during adolescence only we are much more self-conscious about our changing identities. हम अपने बदलते बिहेवियर को लेकर, बदलते कैरेक्टर को लेकर या बदलती चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगा रहता है कि इस चीज की वजह से मैं जाना जाऊंगा या जानी जाऊंगी. आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी इस टाइम पर होता है. आइडेंटिटी कंफ्यूजन का मतलब होगा ही जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आएंगे, तो हम स्टेबल नहीं है
यानी बच्चा जो है वो एडोलेसेंट स्टेबल नहीं है, तो वो एक कंफ्यूजन की स्टेज पे बढ़ेगा और फिर वो नहीं समझ पाता है कि उससे क्या करना है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। किसी ने कुछ समझा दिया तो वो भी बात ठीक लग सकती है, फिर कुछ अपने आप से सर्च कर ली इन्फॉर्मेशन तो वो भी बात ठीक लग सकती है। तो इस तरीके से लगातार अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो डाउट भी करता है। The formation of identity during adolescence is influenced by several factors. कैसे बनती है आइडेंटिटी, जैसे कि कल्चरल बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से, फैमिली, सोशल वैल्यूज, एथनिक बैकग्राउंड, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जो भी चीजें हैं उसके आसपास मौजूद, वो सब उस पर अपना रोल प्ले करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। A gender role consists of the behavior associated with one's gender. जेंडर रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होती हैं, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में भी हेल्प करती हैं। जैसे कि किसी टिपिकल बिहेवियर को मेल्स और फीमेल्स सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि उसी तरीके से बिहेव करे, तो ये सब चीजें भी पर्सन की आइडेंटिटी को बनाने में बिल्ड करती है। मतलब गर्ल्स कई बार कहती है कि हम ऐसा कैसे करें, वी आर गर्ल्स, और लाइक बॉयज थिंक कि वी हैव टू डू दिस बिकॉज वी आर बॉयज। तो ये जो हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं उनकी वजह से भी टिपिकल बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है गर्ल्स का और बॉयज दोनों का। पीयर प्रेशर की बात करें तो ये एक टर्म थी जो कि किसी भी पीयर ग्रुप के क्रिएट किए गए प्रेशर को डिनोट करती है। इसका मतलब ये होता है कि एडोलेसेंट्स ऐसे होते हैं जो पीयर प्रेशर में आके बहुत कुछ करते हैं। बच्चे ट्यूशन चेंज करना, कोचिंग चेंज करना, या ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करना, या कॉलेजेस को चूज करना पीयर प्रेशर में आके, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन यहाँ पर भी आप ये समझिए कि पीयर प्रेशर क्रिएट करने वाले भी पीयर्स होते हैं और उसको एक्सेप्ट करने वाले भी पीयर्स होते हैं। तो सभी एडोलेसेंट्स के बीच में ये चीज हो रही होती है। तो जो ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर वाले होते हैं वो जिसको कन्विंस कर लेते हैं वो बच्चे पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ अपने, यानी एडोलेसेंस की मैं बात कर रही हूँ, वो सिर्फ पीयर प्रेशर क्रिएट ही करने का काम करते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें तो पास्ट फ्यू डिकेड्स में हमने देखा है कि जो सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंस है हैज बीन हेविली इन्वेस्टिगेटेड व्हाइल द थ्रेट ऑफ एड्स। इस टाइम पर क्योंकि बच्चों के अंदर फिजिकल चेंजेस ऐसे आते हैं जिन्हें वो कई बार नहीं समझ पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे मे डू सर्टेन थिंग्स बिकॉज ऑफ विच they may go through certain problems which are like AIDS की प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एडोलेसेंस में वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप इशू, बहुत ज्यादा एडोलेसेंस में रिलेशनशिप मेंटेन करना, गर्लफ्रेंड्स होना, बॉयफ्रेंड्स होना फील्स लाइक इट्स वेरी मैंडेट, ये तो होना ही है, मतलब इट हैज टू बी। तो ये सारी चीजें एडोलेसेंस में देखने को मिलती हैं। वो अपने एक स्टेटस समझने लगते हैं, हैविंग अ पार्टनर और समबडी लाइक दैट, जिसकी वजह से कई बार वो अपने फोकस से भी डेविएट हो जाते हैं, पढ़ाई से भी उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और एडोलेसेंस रिलेशनशिप में बच्चे इन्वॉल्व काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी सर्च की तरफ निकल जाते हैं। और ये फिजिकल सर्वाइवल की प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी प्रॉब्लम करती हैं बच्चों को। सब्सटेंस अब्यूज एक ऐसा थ्रेट देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बच्चों में आजकल मिल रहा है एडोलेसेंस में। Smoking has become very common, using alcohol, doing certain things which are not right, not legal, doing many kind of substance abuse has become very common, which should not be there। पर इसके लिए proper guidance उन्हें family से मिलनी चाहिए। और 30% of the adolescents reported using illicit drugs such as amphetamine and cocaine। एड्स का इन्फेक्शन भी इसी वजह से बढ़ता है और ये सारी चीजें होती हैं। बात करते हैं डेलिंक्वेंसी की, ये क्या होता है? इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इश्यू अमंग एडोलेसेंट्स। वैरायटी ऑफ बिहेवियर है जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में अनएक्सेप्टेबल होता है, जैसे कि कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी करना, कोई लीगल ऑफेंस करना, बच्चों को लगता है कि अरे करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ज्यादा कूल हो जाने की वजह से कभी कभी वो डेलिंक्वेंसी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कई बार नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी भी डेवलप हो जाती है, लो लेवल ऑफ अचीवमेंट भी होने शुरू हो जाते हैं। ऑफकोर्स जब आप किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे बिना सोचे समझे कि क्या मैं कर रहा हूँ उसको बिना जज किए, तो ऑफकोर्स ऐसा होगा। गर्ल्स के साथ ज्यादातर ईटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वो अपनी बॉडी वेट को लेके काफी ज्यादा फोकस्ड हो जाती हैं। सो दे ईदर स्टॉप ईटिंग समथिंग और दे मे गो थ्रू सर्टेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और दे मे गो थ्रू सर्टेन डिसऑर्डर्स लाइक ब्यूलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये सारी चीजें ईटिंग डिसऑर्डर्स की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, जिसमें कई बार वेट लॉस को लेके बहुत ज्यादा, ब्यूलिमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर जब कैरेक्टराइज्ड बाय बिंज ईटिंग करना और लेक्सेटिव्स का यूज करना, ऐसे वाटर पिल्स लेना जिनको खाने की भी अपनी जो डिजायर है उसको भी पूरा कर लेना और उसके बाद उसको बाहर भी निकाल देना। तो इसकी वजह से कई बार वॉमिटिंग वगैरह, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, वाटर पिल्स की हेल्प से ली जाती है। और ये सब चीजें जो है नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड्स वगैरह भी काफी देखने को मिलते हैं एडोलेसेंस में, जो कि अलार्मिंग रेट्स क्रिएट कर रहे हैं काफी टाइम से।
मतलब जब यहाँ पे बच्चों को फैमिली और टीचर्स और फ्रेंड्स की या अपने से बड़ों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो या तो पढ़ाई की प्रेशर में आके सुसाइड्स कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में चीज़ों में आ जाते हैं जिनकी वजह से कुछ वो किसी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद उनको वो सुसाइड का रास्ता चूज़ कर लेते हैं, व्हिच इज़ नॉट ऑफ कोर्स राइट। तो एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सन, यू शुड ऑल्सो एनकरेज योर फ्रेंड्स नॉट टू डू सच थिंग्स। जिनको आपको लगता है जो थोड़ा मेंटली इमोशनली वीक लोग होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, those who have a support from their back side, they would not do such things, right? तो दिस वाज इट फॉर द क्लास। अडोलेसेंस के बारे में हमने बात करी, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जितने आपके एनसीईआरटी की बुक में हैं और उसी के हिसाब से नोट्स हमारे चल भी रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter, which would be the last part. So take care and see you soon. Bye bye.